गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने जो कालखंड व उनके स्रोत जो चैप्टर था उसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हम लोग पढ़े थे भौगोलिक संरचना का प्रभाव, मध्यकाल में ऐतिहासिक विकास, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्रोत। किसी भी कालखंड से संबंधित सूचनाओं के 2 प्रमुखतम स्रोत होते हैं। स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? यानी कि जो भी प्राचीन वस्तुएं हो, इमारत हो, मंदिर मस्जिद जैसे बहुत सा चीज, ठीक है, वो पुरातात्विक यानी कि प्राचीन। साहित्यिक यानी कि उस कालखंड का जो साहित्य है वो, ठीक है। तो 2 क्या है प्रमुखतम स्रोत? पुरातात्विक स्रोत व साहित्यिक स्रोत। जहां तक मध्यकाल का संबंध है, भारतीय इतिहास में उपरोक्त दोनों ही स्रोत प्रचुरता में उपलब्ध है। इस काल में निर्मित अनेक इमारतें हमें तत्कालीन इतिहास से परिचित कराती है। सौभाग्य से मध्यकाल में लिखी गई अनेक पुस्तकें आज भी सुरक्षित व पढ़ने योग्य स्थिति में हैं। ठीक है। यही कारण है कि आज हमारे पास पुरातन काल की अपेक्षा मध्यकाल से संबंधित जानकारी अधिक है। यही कारण है कि आज हमारे पास पुरातन काल की अपेक्षा मध्यकाल से संबंधित जानकारी अधिक है, क्योंकि पुरातन काल में लोग लिखने पढ़ने की कला से अनभिज्ञ थे और मध्यकाल में लिखने पढ़ने की कला तो आई तो साहित्य यानी कि लिखा पढ़ा जाने लगा। उसके बाद ये जो साक्ष्य है वो अभी हमारे पास सुरक्षित है। जो पुस्तकें लिखी गई वो सुरक्षित है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, जो 2 स्रोत था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इसमें हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। पहले किसी भी काल से संबंधित पुरातात्विक स्रोतों में उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर, मस्जिद, किले, महल, मकबरे, सिक्के, औजार, बर्तन, शिलालेख, हथियार, आभूषण व चीजें इत्यादि शामिल होते थे। यह स्रोत हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व कला से संबंधित तत्कालिक परिस्थितियों का बोध कराते थे, ठीक है। ये स्रोत हमें क्या चीज से परिचय कराते थे? ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व कला, यानी कि ये जो स्रोत प्राप्त होता था, इनसे हम किसी भी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और कला से हम परिचय होते थे। क्योंकि मंदिर को बनाने में, आभूषण को बनाने में कितना पैसा लगता था, कैसा बना है, यानी कि कला भी है, ठीक है। समाज यानी कि समाज के किस वर्ग के लोग पहनते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब जो स्रोत है हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व कला से संबंधित तत्कालिक परिस्थितियों का बोध कराते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में आता है स्मारक। प्रायः सभी राजा अपने शासन काल में मंदिरों, मस्जिदों, किलों व महलों आदि का निर्माण अवश्य कराते थे। ये स्मारक हमें उस काल के वास्तुशिल्पकारों की अभियांत्रिकी दक्षता व कलाकारों की प्रतिभा से परिचित कराते हैं। यह स्मारक वास्तुशिल्पकार यानी कि जो उनका किस डिजाइन कैसे नक्काशी करके बनाया गया, यानी कि किस वास्तु
वास्तु मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को सही स्थिति में रखना, कौन सा पोजीशन उसके लिए अच्छा है, कौन सही है, वो होता है वास्तु शिल्पकार का काम है। ठीक है। अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियरिंग, ठीक है, आप उसका मॉडल कैसे तैयार करते हैं, ये उन लोगों का काम था। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि किस मतलब कौन सा लेवल के थे वो वास्तु शिल्पकार और अभियांत्रिकी, यानी कि उनकी दक्षता क्या थी, उनकी कला का प्रतिभा से हम परिचित करते हैं। ठीक है। इतने विशाल उपक्रमों की अवधारणा करना और फिर इन्हें मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक राजस्व का सफलतापूर्वक संग्रहण करना वास्तव में प्रशंसनीय है। राजस्व यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू, यानी कि राजा द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, राजस्व, उसी को कहा जाता है। ठीक है। दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख हमें तत्कालीन मानव जीवन के रहन सहन से परिचित कराते हैं। जो मंदिर और मस्जिद की दीवारें होते थे उसमें कुछ लेख उत्कीर्ण किया जाता था जो उनके जीवन के रहन सहन को बताता है, जो उनके जीवन के रहन सहन को बताता है। अब हम चलते हैं चित्रकारी एवं मूर्ति कला। चित्रकारी हमें तत्कालीन रीति रिवाजों, खान पान व वेशभूषा आदि से परिचित कराती है। चित्रकारी हमें तत्कालीन रीति रिवाजों, खान पान व वेशभूषा आदि से परिचित कराती है। मध्यकाल में चित्रकारी की अनेक शैलियां फली फूली। मध्यकालीन चित्रकारी में मुख्यतः अनेक पौराणिक कथाओं, महलों के दृश्यों व वन्य जीवन को दर्शाया गया है। वन्य जीवन को दर्शाया गया है। मूर्तियों को मुख्यतः पत्थर, कांसे व लकड़ी से बनाया जाता था। मूर्तियों को मुख्यतः पत्थर, कांसे व लकड़ी से बनाया जाता था। पत्थरों को कलात्मक रूप से गढ़कर बनाई गई ये मूर्तियां उस समय के शिल्पकारों एवं मूर्तिकारों की प्रतिभा का परिचय देती है। मूर्तियों में राजाओं, रानियों, देवी देवताओं को विभिन्न रूप में सजीवता से तराशा गया है। मूर्ति में किसकी मूर्तियां बनाई जाती थी? राजा, रानी, देवी देवता, ठीक है, विभिन्न रूपों में सजीवता से तराशा गया है। एक उपयोगी तथ्य जान लो, मध्यकाल में सूक्ष्म चित्रकारी की अनेक विधाएं प्रचलन में आई। मध्यकाल में सूक्ष्म चित्रकारी की अनेक विधाएं प्रचलन में आई। उन्हें यह नाम उनके आकार के कारण दिया गया। चोल प्रशासन में कांसे से निर्मित मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध एवं प्रचलित थी। नटराज की मूर्ति इस प्रकार की मूर्ति कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अभिलेख किसी मजबूत सतह जैसे पत्थरों, दीवारों आदि पर खोद कर लिखी गई जानकारी को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख किसको कहते हैं? किसी मजबूत सतह जैसे पत्थर, दीवारों आदि पर खोद कर लिखी गई जानकारी या लिखी गई लेख को हम अभिलेख कहते हैं। इस विद्या का प्रयोग शाही उद्घोषणाओं, धार्मिक अनुदेशों, मंदिरों व गांवों आदि को प्रदत्त भेंटों तथा राजाओं की उपलब्धियों का विवरण देने के लिए किया जाता था। ठीक है। यह अभिलेख धार्मिक अनुदेशों, मंदिरों व गांवों आदि को प्रदत्त भेंटों तथा राजाओं की उपलब्धियों का विवरण देने के लिए किया जाता था। यानी कि राजा की क्या उपलब्धि होती थी, उसको एक शिलालेख पर यानी कि पत्थरों पे लेख लिखकर और इनको बताया जाता था। ठीक है। कुछ अभिलेखों से हमें किसी राजवंश के सभी शासकों के नाम की सूची भी प्राप्त हुई है। कुछ अभिलेखों से हमें किसी राजवंश के सभी शासक यानी कि अपने पूरे जो उनका जनरेशन खानदान है उनके पूरे का नाम, पूरे राजवंश का नाम उस पर क्या किया था कि खुदा हुआ मिलता है। कुछ अभिलेखों से हमें किसी राजवंश के सभी शासकों के नाम की सूची भी प्राप्त हुई है।
ये अभिलेख हमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों से परिचित कराते हैं। एक और उपयोगी तथ्य है, उसको जान लो। किसी राजवंश के सभी शासकों के नामों की सूची वंशावली सूची कहलाती है। वंशावली सूची किसे कहते हैं? किसी राजवंश के सभी शासकों के नामों की सूची वंशावली सूची कहलाती है। अभिलेखों या शिलालेखों से संबंधित अध्ययन को शिलालेख विज्ञान कहते हैं। अभिलेखों या शिलालेखों से संबंधित अध्ययन को शिलालेख विज्ञान कहते हैं। ठीक है। शिलालेख विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं सिक्के। प्राचीन सिक्कों की भी अपनी ऐतिहासिक महत्ता है। प्राचीन सिक्कों की भी अपनी एक ऐतिहासिक महत्ता है। ठीक है। मध्यकाल से संबंधित अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। मुगल, चोल शासकों, दिल्ली के सुल्तानों तथा अन्य क्षेत्रीय शासकों ने अपने शासनकाल में अनेक अनूठे सिक्के जारी किए हैं। सिक्कों पर लिखित जानकारी से हमें सिक्के जारी किए जाने के समय वही इनको जारी करने वाले शासक के नाम का ज्ञान होता है। कुछ सिक्कों पर हमें संबंधित राजवंश का प्रतीक चिन्ह भी देखने को मिलता है। इन चिन्हों से हमें यह आसानी से पता चलता है कि किसी राजवंश का या किसी शासक का शासनकाल कब से कब तक था। यानी कि कैसे पता चलता था? सिक्के पर ही वो चिन्ह बनाया जाता था, जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये किस राजवंश का है और किस समय ये सिक्का चला। ठीक है। कभी कभी एक ही राज्य के सिक्के हमें एक दूसरे से बहुत दूर स्थित स्थानों पर मिलते हैं। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि या तो वो दूरस्थ स्थान इस राज्य द्वारा शासित था या फिर उस क्षेत्र से उस राज्य के व्यापारिक संबंध थे। यानी कि सिक्का जो था, यानी कि ये अलग राज्यों में भी मिलता था। तो अलग राज्य में मिलने का क्या कारण हो सकता था? या तो फिर उस राजा का शासन होगा वहां, या फिर उस राज्य के साथ ये राज्य का व्यापारिक संबंध होता था। व्यापारिक संबंध होता होगा, यानी कि कोई भी राज्य किसी भी राज्य से, तभी हम उसके पास ये सिक्के का आदान प्रदान कर सकेंगे, जब या तो व्यापारिक संबंध होगा या फिर शासन एक होगा। ठीक है। इसमें भी उपयोगी तथ्य जान लो। विज्ञान की वह शाखा जो सिक्कों के व्यवस्थित संग्रह व अध्ययन से संबंधित है, मुद्रा शास्त्र कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो सिक्कों से व्यवस्थित संग्रह व अध्ययन से संबंधित है, मुद्रा शास्त्र कहलाती है। इस विद्या का अध्ययन करने वाला व्यक्ति मुद्रा शास्त्री कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन से संबंधित एक पुस्तक दरारिया परीक्षा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1296 से 1316 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ढाले गए सिक्कों की सूची दी गई है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। आज हम लोगों ने जाना पुरातात्विक स्रोत, चित्रकारी एवं मूर्तिकला और सिक्के, अभिलेख। ठीक है। तो आज का प्रश्न नोट कर लीजिए आप लोग। अभिलेख किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? दूसरा नंबर वाला प्रश्न लिखा है, किसी भी कालखंड से संबंधित सूचनाओं के कितने स्रोत हैं, उनके नाम लिखो। किसी भी कालखंड से संबंधित सूचनाओं के कितने स्रोत हैं, उनके नाम लिखो। तीसरा, अभिलेख ये मत लिखो। हाँ, अभिलेखों या शिलालेखों से संबंधित अध्ययन को हम क्या